हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरबीआई नाउ फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2025। इसमें हम फरवरी मंथ के सारे आरबीआई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जहां पे आपको इसमें आरबीआई के रिलेटेड कंप्लीट कवरेज मिलेगा। और ये आपको पता ही होगा कि अब आरबीआई के रिलेटेड करंट अफेयर्स सारे बैंक एग्जाम या फिर इंश्योरेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो इस वीडियो का कंटेंट है उसका हमने पीडीएफ बनाया है यहाँ, जिससे आपका रिविजन फास्ट हो। साथ ही आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, यहाँ देखिए हमारे अफेयर्स मैन आरबीआई के यूट्यूब चैनल में आपको ये सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन बटन दिखेगा। उस ज्वाइन बटन में आपको आरबीआई मंथली करंट अफेयर्स एंड एसे राइटिंग का ग्रुप दिखेगा। उस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। सो चलिए अब हमारा वीडियो स्टार्ट करेंगे। Reserve Bank of India 6th bi-monthly monetary policy for the financial 25 was held. As per the MPC, RBI has set up a how many members working group to review the trading and settlement timings in the financial markets. इसका आंसर है 9। अब यहाँ पे हम आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संजय मल्होत्रा के 11 दिसंबर 2024 को आरबीआई गवर्नर बनने के बाद ये उनकी पहली मीटिंग थी और इसमें यहाँ पे 6 मेंबर कमेटी ने जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए रिवाइज करके 6.7 किया, जो पहले फाइनेंशियल 25 के लिए 6.6% एस्टिमेट किया गया था। उसके बाद मीटिंग में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर्स नागेश कुमार, देन सौगता भट्टाचार्य, देन प्रोफेसर राम सिंह, देन राजू रंजन और एम राजेश्वर राव ने पार्टिसिपेट किया। आगे बोला गया कि कमेटी ने यूनानिमसली डिसाइड किया कि पॉलिसी रेपो रेट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस किया जाएगा 6.5% से 6.25% तक, जो तुरंत इफेक्टिव होगा। और यहाँ पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को एडजस्ट करके 6% कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और यहाँ पे बैंक रेट दोनों को 6.5% पर सेट किया गया। और यह बोला गया कि यहाँ पे आरबीआई ने रियल जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल 25 के लिए प्रोजेक्ट किया। यहाँ पे इसमें क्वार्टर 1 में रहेगा 6.7%, देन क्वार्टर 2 में 7%, देन क्वार्टर 3 में 6.5% और यहाँ पे क्वार्टर 4 में भी 6.5%। नेक्स्ट यहाँ पे आरबीआई ने न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टाइल मेंटेन करने का डिसीजन लिया ताकि यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी सपोर्ट हो सके। और बोला है कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग 7 से 9 अप्रैल के बीच में शेड्यूल किया गया है। उसके बाद यहाँ शॉर्ट में बताया गया कि आरबीआई ने पॉलिसी रेट्स कौन कौन से रखे हैं। देखिए, रेपो रेट में 6.25%, देन यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट 3.35%, देन यहाँ पे एसडीएफ दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6%, देन यहाँ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.5%, देन यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो 4%, उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल लिक्विडिटी रेशियो 18% और यहाँ पे बैंक रेट 6.5%। नेक्स्ट बोला गया कि आरबीआई ने रिटेल इन्फ्लेशन फाइनेंशियल 26 के लिए 4.2% प्रोजेक्ट किया है, जबकि फाइनेंशियल 25 का फोरकास्ट 4.8% पर मेंटेन किया गया। और बोला है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का टारगेट 4% है, जो ±2% टॉलरेंस बैंड में रखा गया। साथ ही यहाँ पे फाइनेंशियल 25 में सीपीआई इन्फ्लेशन 4.8% रहने का एस्टिमेट है, जिसमें यहाँ पे क्वार्टर 4 के लिए 4.4% प्रोजेक्शन दिया गया। उसके बाद बोला गया कि अब फाइनेंशियल 26 के क्वार्टरली इन्फ्लेशन एस्टिमेट कुछ इस तरह है कि अब क्वार्टर 1 में वो रहेंगे 4.5%, उसके बाद क्वार्टर 2 में 4%, क्वार्टर 3 में 3.8% और अब क्वार्टर 4 में 4.2%। साथ ही यहाँ पे दिसंबर 2024 में रिटेल इन्फ्लेशन 5.22% तक गिर गया, जो अब लास्ट 4 महीनों का लोएस्ट लेवल है। वो भी यहाँ पे हुआ है मेनली फूड प्राइसेस के गिरने की वजह से। उसी बात नवंबर 2024 में इन्फ्लेशन 5.48% था। आगे बताया गया कि आरबीआई ने फाइनेंशियल सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बैंक.इन और fin.in डोमेन्स लॉन्च किए और ये इनिशिएटिव साइबर थ्रेट्स जैसे कि फिशिंग अटैक्स और फ्रॉड्स को कम करने में मदद करेगा। साथ ही यहाँ पे इंस्टीट्यूट फॉर द डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी जो हैदराबाद तेलंगाना में है, वो इस डोमेन का ऑफिशियल रजिस्टर होगा। उसके बाद बोला गया कि बैंक.इन डोमेन सिर्फ यहाँ पे इंडियन बैंक्स के लिए होगा, जिससे उनका ऑनलाइन प्रेजेंस सिक्योर और आइडेंटिफाइड बनेगा। और अब बैंक.इन डोमेन की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगी। उसके बाद fin.in डोमेन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज के लिए होगा, जो अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस को और सिक्योर और अब रिलायबल बनाने में हेल्प करेगा। साथ ही बोला गया कि आरबीआई अब क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रांजैक्शन में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ आइडेंटिफिकेशन इम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल फैक्टर ऑफ आइडेंटिफिकेशन का यूज कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजैक्शन में होगा। आगे बोला गया कि इसमें ओटीपी या फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड किया जाएगा। और अभी यहाँ पे इंटरनेशनल ऑनलाइन पेमेंट्स में ये एक्स्ट्रा आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, जिस वजह से इंडियन कंज्यूमर्स फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिफिकेशन से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी डोमेस्टिक पेमेंट जितना सिक्योर हो जाएगा और फ्रॉड रिस्क कम होगा। नेक्स्ट बोला गया कि यहाँ पे आरबीआई ने अनाउंस किया कि अब यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड नॉन बैंक ब्रोकर्स भी नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म का एक्सेस ले सकेंगे और इससे यहाँ पे ये ब्रोकर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकेंगे क्लाइंट्स के बिहाफ पर। साथ ही यहाँ पे आरबीआई ने एक 9 मेंबर पैनल बनाया है जो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स के ट्रेडिंग और यहाँ पे सेटलमेंट टाइमिंग्स रिव्यू करेगा और बोला है कि जिसका लीडरशिप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राधाश्याम राठौर करेंगे। उसके बाद ये पैनल अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल 2025 तक सबमिट करेगा। आगे बताया गया कि यहाँ पे आरबीआई बॉन्ड फॉरवर्ड ट्रेडिंग अलाउ करेगा जो पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स के लिए मार्केट वोलेटिलिटी हैंडल करने में मदद करेगा। साथ ही यहाँ पे बॉन्ड फॉरवर्ड्स एक यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो पे इन्वेस्टर को एक फिक्स डेट और यहाँ पे प्राइस पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने का ऑप्शन देता है और ये यहाँ पे मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक बॉन्ड फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स का नोशनल वैल्यू ₹1.1 ट्रिलियन था। उसके बाद बताया गया कि आरबीआई ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग गाइडलाइंस की इम्प्लीमेंटेशन मार्च 31, 2026 तक डिले कर दी। साथ ही अप्रैल 2025 का प्रीवियस डेडलाइन बैंक के लिए शॉर्ट था, इसलिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्मूथ बनाने के लिए ये डिसीजन लिया गया। साथ ही बोला गया कि यहाँ पे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो फ्रेमवर्क के अंडर बैंक्स को एक्स्ट्रा 5% रन ऑफ फैक्टर अलोकेट करना पड़ेगा जो पे रिटेल डिपॉजिट के लिए होगा, लेकिन यहाँ वो तभी होगा अगर वो यहाँ पे इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से लिंक्ड है। साथ ही यहाँ पे स्टेबल इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग इनेबल डिपॉजिट का रन ऑफ फैक्टर 10% होगा जबकि लेस स्टेबल वंस का 15% होगा। उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का एम ये है कि यहाँ पे बैंक के पास हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हो जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यहाँ तक कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्मूथली हो सके। नेक्स्ट बोला गया कि यहाँ पे आरबीआई ने डिजिटली लिंक डिपॉजिट के लिए एडिशनल रिजर्व रिक्वायरमेंट की इम्प्लीमेंटेशन भी मार्च 2026 तक पोस्टपोन कर दी है। क्लियर हो गया? इतना था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया विच बैंक रिसीव्ड द आरबीआई अप्रूवल टू ऑफर द क्रेडिट लाइन्स ऑन यूपीआई। इसका आंसर बताया गया स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को अप्रूवल दिया है कि वो प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन्स यूपीआई के थ्रू ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूपीआई एक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो यहाँ पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया। साथ ही बोला गया कि पहले यूपीआई सिर्फ सेविंग्स अकाउंट, होल्ड ऑफ अकाउंट्स, देन प्रीपेड वॉलेट्स और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन के लिए अलाउड था और अब यहाँ पे आरबीआई के नए डिसीजन के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस भी यूपीआई से लिंक किए जा सकते हैं जो यहाँ पे इंस्टेंट क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद बताया गया कि यहाँ पे यूपीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने में मदद करता है और यहाँ पे प्रधानमंत्री जन धन योजना के ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करता है। साथ ही यहाँ पे इससे अंडर सर्व लोगों को भी इजीली क्रेडिट मिल सकता है जो पे इकोनॉमिक ग्रोथ को और इक्विटेबल बनाएगा। आगे बताया गया कि यहाँ पे सितंबर 2023 में आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को अलाउ किया था कि वो प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस यूपीआई के थ्रू ऑफर कर सके और यहाँ पे उस टाइम पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स इस पॉलिसी में इंक्लूड नहीं थे। साथ ही अब यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी इसमें शामिल कर दिया गया है जिससे यहाँ पे क्रेडिट एक्सेस और एक्सपेंड हो गया। उसके बाद बताया गया कि यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो यहाँ पे अनबैंक्ड और अंडर सर्व्ड एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के रूप में कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर एस्टेब्लिश किए जाते हैं। साथ ही यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक आरबीआई एक्ट 1934 और यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर रेगुलेट होते हैं। नेक्स्ट बताया गया कि वे पहले इंडिया में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अप्रैल 2024 में आरबीआई ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और यहाँ पे ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के मर्जर को अप्रूव किया। अब यहाँ पे इस मर्जर के बाद इंडिया में सिर्फ अब 11 ऑपरेशनल स्मॉल फाइनेंस बैंक बचे हैं। क्लियर हो गया? इतना था इस कन्फर में। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट्स न्यू एडवाइजरी कमेटी फॉर बैंक लाइसेंसिंग, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी। इसका आंसर बताया गया M.K. जैन। अब यहाँ पे इस कन्फर में क्या बोला गया, देखिए आरबीआई ने स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी बनाई है जो यहाँ पे यूनिवर्सल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के एप्लीकेशन इवैल्यूएट करेगा और यहाँ पे इस कमेटी के चेयरपर्सन M.K. जैन है जो आरबीआई के फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर है। आगे बताया गया कि यहाँ पे कमेटी में कुछ और एक्सपीरियंस मेंबर्स भी है यहाँ, जैसे कि रेवाती अय्यर जो है डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड आरबीआई। उसके बाद यहाँ पे पार्वती वी सुंदरम जो है यहाँ पे फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई। उसके बाद हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर जो थे फॉर्मर एमडी एसबीआई एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द पीएफआरडीए। देन यहाँ पे एनएस कन्नन जो थे यहाँ पे फॉर्मर एमडी और सीईओ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस।
साथ ही बोला गया कि ये कमेटी 3 साल तक काम करेगी और इसको आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन से सेक्रेटरी सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 2021 में भी आरबीआई ने ऐसी ही एक कमेटी बनाई थी जो पे फॉर्मर डिप्टी गवर्नर श्यामलाल गोपीनाथ के लीडरशिप में थी। उसके बाद बताया गया कि ये कमेटी यूनिवर्सल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के एप्लीकेशंस इवैल्यूएट करती है, यहाँ ताकि ये इंश्योर हो कि एप्लीकेंट्स सब एलिजिबिलिटी और रेगुलेटरी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई एग्जिस्टिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो फिर उन्हें दोबारा इस वेटिंग प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उनका पहले ही इवोल्यूशन हो चुका है। उसके बाद बताया गया कि फिलहाल कुछ एप्लीकेशन रिव्यू हो रही है। एग्जांपल यहाँ पे यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए अन्नपूर्णा फाइनेंस और यू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अप्लाई किया। उसके बाद बताया गया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए यहाँ पे फिनो पेमेंट्स बैंक और वीएफएस कैपिटल ने एप्लीकेशन दी है। क्लियर हो गया? इतना था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, बैंक्स रीइवैल्यूएट रिकवरी स्ट्रेटजीज एज आईबीसी इफेक्टिवनेस डिक्लाइंस एज एन आइडियल कंडीशन। आईबीसी प्रिस्क्राइब्स ए हाउ मेनी डेज टाइमलाइन फॉर एडमिटिंग केसेस। इसका आंसर बताया गया 14 डेज। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, यहाँ बोला गया कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो पहले इंडिया में डिस्ट्रेस एसेट्स को रिजॉल्व करने का एक इंपॉर्टेंट टूल था, अब वो वीक हो रहा है। साथ ही यहाँ पे बैंक इस चैनल का कम यूज कर रही है क्योंकि रिकवरी रेट्स गिर गए हैं और यहाँ पे रिजोल्यूशन प्रोसेस ज्यादा टाइम ले रहा। और अब यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे रिकवरी मेथड एक्सप्लोर कर रहे हैं। आगे बताया गया कि यहाँ पे आरबीआई के रिसेंटली डाटा के मुताबिक आईबीसी के थ्रू बैंक्स की रिकवरी रेट 2023-24 में सिर्फ 28% रही, जो यहाँ पे 2022-23 में 40% थी। साथ ही यहाँ पे ये गिरावट एनपीएस के इरोजन को लेकर चिंता बढ़ाती है क्योंकि रिजोल्यूशन प्रोसेस लंबे समय तक चलता है। उसके बाद बताया गया कि यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस एडमिशंस भी कम हो गए हैं। यहाँ पर 2023-24 के फर्स्ट हाफ में सिर्फ 470 केसेस एडमिट हुए, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में 501 केसेस एडमिट हुए थे। उसके बाद यहाँ पे आईबीसी के अंडर केसेस को एडमिट करने के लिए 14 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन असल में ये प्रोसेस 400 to 600 दिन तक लंबा हो जाता है। और अब इतने लंबे डिलेस की वजह से एनपीए का वैल्यू गिर जाता है, जो बैंक्स के लिए बड़ी चिंता का कारण है। साथ ही बताया गया कि यहाँ पे रिकवरी रेट्स गिरने और यहाँ पे रिजोल्यूशन टाइम ज्यादा होने से बैंक्स का आईबीसी पर पूरा भरोसा नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे आईबीसी अभी भी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है, बट यहाँ पे टाइमली रिजोल्यूशन ना मिलने की वजह से बैंक्स दूसरे तरीके ढूंढ रही है। नेक्स्ट बताया गया कि बैंक अब लोन रिस्ट्रक्चरिंग और बायलैटरल सेटलमेंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है इंसॉल्वेंसी फाइल करने से पहले। और बोला गया कि ये अप्रोच उन केसेस के लिए काफी इफेक्टिव है यहाँ जिसमें प्रॉब्लम लिक्विडिटी की वजह से आई है, मिस मैनेजमेंट की वजह से नहीं। आगे बताया गया कि यहाँ पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज भी एक अल्टरनेटिव है जो पे बैंक्स को डिस्ट्रेस लोन हैंडल करने में मदद देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में आईबीसी के मुकाबले डिलेस कम होते हैं और अब रिकवरी में ज्यादा लॉस नहीं होता। क्लियर हो गया? इतना ही था इस करंट अफेयर में। अब हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंपनी इज फर्स्ट फिनटेक प्लेटफॉर्म टू अडॉप्ट द इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी द ई रूपी। इसका आंसर बताया गया क्रेड। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, क्रेड ने ई रूपी वॉलेट का बीटा वर्जन लॉन्च किया और यहाँ पे ये इंडिया का पहला फिनटेक प्लेटफॉर्म बन गया जो यहाँ पे आरबीआई के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि ई रूपी को अडॉप्ट कर रहा। उसके बाद यहाँ पे क्रेड का ये स्टेप आरबीआई और येस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट्स को आगे बढ़ाने का एक बड़ा कदम है। आगे बताया गया कि यहाँ पे क्रेड का ई वॉलेट यूजर्स को ई रूपी स्टोर करने और उसे यूज करने का ऑप्शन देता है, जो यहाँ पे आरबीआई का एक इनिशिएटिव है ताकि करेंसी सिस्टम को डिजिटल बनाया जा सके। साथ ही यहाँ पे ये वॉलेट क्रेड के एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट होता है, यहाँ इसे यूजर्स आसानी से डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया कि यहाँ पे इसमें सिक्योरिटी काफी स्ट्रांग है, जो यूजर्स के लिए एक सेफ और रिलायबल मेथड प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी को मैनेज और यूज करने के लिए। क्लियर हो गया? इतना था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, विच रेगुलेटर अप्रूव्स द वॉलंटरी अमलगमेशंस ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इसका आंसर बताया गया आरबीआई। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, आरबीआई ने हैदराबाद के 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के वॉलंटरी मर्जर को अप्रूव किया है ताकि बैंकिंग सेक्टर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ सके। आगे बताया गया कि ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड अब यहाँ पे क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का पार्ट बन गया। साथ ही यहाँ पे नव निर्माण कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड अब यहाँ पे राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के अंडर ऑपरेट करेगा। उसी बाद यह बताया गया कि ये अप्रूवल आरबीआई के मार्च 23-2021 वाले मास्टर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दिया गया, जो यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव्स बैंक के वॉलंटरी मर्जर्स के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है।
साथ ही बताया गया कि वॉलंटरी मर्जर तब अलाउ होता है जब यहाँ पे अमालगेटेड बैंक का नेटवर्थ पॉजिटिव हो और यहाँ पे मर्जिंग प्रोसेस में डिपोजिटर के फंड्स की सेफ्टी इंश्योर करना जरूरी होता है। उसके बाद यह बताया गया कि यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी से बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग होता है, फाइनेंशियल रिस्क कम होती है और यहाँ पे कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज मिलती है। क्लियर हो गया? इतना ही था इस कंफर्म में। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एज पर आरबीआई डाटा, आउटवर्ड रेमिटेंसेज अंडर द एलआरएस ड्रॉप बाय हाउ मच परसेंटेज टू USD 22.82 बिलियन इन द 9 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025? इसका आंसर बताया गया 10%। अब यहाँ पे इस कंफर्म में क्या बोला गया? यहाँ देखिए, आरबीआई के डाटा के मुताबिक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर आउटवर्ड रेमिटेंसेज में 10.15% की गिरावट आई। साथ ही यहाँ पे अप्रैल दिसंबर 2024 में ये रेमिटेंसेज USD 22.82 बिलियन रही, जो पे फाइनेंशियल 24 के सेम पीरियड में USD 24.80 बिलियन थी। आगे बताया गया कि ये गिरावट डिपॉजिट्स, मेंटेनेंस ऑफ द क्लोज रिलेटिव्स, गिफ्ट्स और यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल जैसे मेजर सेगमेंट्स में देखी गई। उसके बाद बताया गया कि अब क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 25 दैट इज अक्टूबर टू दिसंबर 2024 में यहाँ पे आउटवर्ड रेमिटेंसेज में 3.3% का इंक्रीज आया, जो पे USD 6,670.4 मिलियन तक पहुंच गया। नेक्स्ट यहाँ पे डिपॉजिट्स के लिए रेमिटेंसेज 43% गिर गए, जहाँ पे फर्स्ट 9 मंथ में USD 422.28 मिलियन तक आ गया है, यहाँ जबकि पिछले साल के सेम पीरियड में वो थे USD 738.12 मिलियन। साथ ही बताया गया कि क्लोज रिलेटिव्स और गिफ्ट के लिए रेमिटेंस में गिरावट देखी गई। इसे बोला गया कि क्लोज रिलेटिव्स के मेंटेनेंस के लिए रेमिटेंसेस 25.2% गिर गए, जो USD 2,757 मिलियन तक आ गए, और यहाँ पे गिफ्ट्स के लिए रेमिटेंसेस 21.38% गिरकर यहाँ पे USD 2,215.5 मिलियन हो गए। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए आउटवर्ड रेमिटेंसेज में 2.23% की गिरावट आई, जो यहाँ पे USD 13.40 बिलियन गिरकर USD 13.10 बिलियन हो गए। साथ ही बताया गया कि यहाँ पे इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट के लिए रेमिटेंसेज 2.09% बढ़ गए, जो यहाँ पे USD 1,113.73 मिलियन तक पहुंच गए। नेक्स्ट बोला गया कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को आरबीआई ने 4 फरवरी 2004 को इंट्रोड्यूस किया था, ताकि यहाँ पे ओवरसीज रेमिटेंस का प्रोसेस इजी और स्मूथ हो सके। उसके बाद इस स्कीम के अंडर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर्स हर फाइनेंशियल ईयर दैट इज अप्रैल टू मार्च में मैक्सिमम USD 2,50,000 रेमिट कर सकता है किसी भी परमिसिबल द करंट अकाउंट या फिर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में। क्लियर हो गया आपको डेफिनेशन? सो इतना ही था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, आरबीआई लॉन्चेस आरबीआई डाटा ऐप फॉर एक्सेस टू मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डाटा। इन दिस ऐप यूजर कैन लोकेट बैंकिंग फैसिलिटीज विद इन ए हाउ मेनी किलोमीटर रेडियस ऑफ देयर करंट लोकेशन। इसका आंसर बताया गया 20 किलोमीटर रेडियस। अब यहाँ पे इस कंफर्म में क्या बोला गया? देखिए, आरबीआई ने आरबीआई डाटा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो इंडियन इकोनॉमी से जुड़ी मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डाटा को इजीली एक्सेस करने में मदद करेगा। और बोला गया कि ये ऐप स्पेशली रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया है, ताकि यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रेंड्स को इजीली ट्रैक किया जा सके। आगे बताया गया कि आरबीआई डाटा ऐप के क्या फीचर्स है। यह बोला है कि ये ऐप 11,000 से ज्यादा इकोनॉमिक डाटा सीरीज प्रोवाइड करता है, जिसमें यहाँ पे टाइम सीरीज डाटा ज्योग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाई जा सके। साथ ही यहाँ पे यूजर डाटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि फर्दर एनालिसिस और रिसर्च के लिए यूज किया जा सके। उसके बाद यह बताया गया कि यहाँ पे बैंकिंग आउटलेट सेक्शन के अंडर यूजर्स अपने करंट लोकेशन के 20 किलोमीटर रेडियस में बैंकिंग फैसिलिटीज लोकेट कर सकते हैं, जो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस करना और कन्वीनियंट बनाता है। साथ ही यहाँ पे सार्क कंट्रीज का इकोनॉमिक डाटा भी ऐप के सार्क फाइनेंस लिंक के थ्रू अवेलेबल है, जो पे साउथ एशियन रीजन के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेसिबल करता है। नेक्स्ट बताया गया कि ऐप को आरबीआई के डाटाबेस ऑन द इंडियन इकोनॉमी पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जिससे हमें रियल टाइम अपडेट्स और एक्यूरेट डाटा मिल सके। क्लियर हो गया? इतना था इस कंफर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, NPCI इंट्रोड्यूस न्यू यूपीआई रूल ऑन ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ द चार्जबैक्स फ्रॉम विच डेट। इसका आंसर बताया गया फरवरी 15, 2025। अब यहाँ पे इसका कंफर्म में क्या बोला गया? देखिए, मुंबई बेस्ड NPCI दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के चार्ज बैक्स मैनेज करने के लिए नया रूल इंट्रोड्यूस किया। अब बोला है कि ये चार्ज बैक्स ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट या रिजेक्ट होंगे, वो भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट कंफर्मेशन और यहाँ पे रिटर्न रिक्वेस्ट के बेसिस पर, जो यहाँ पे बेनिफिशियरी बैंक रेज करेंगे।
साथ ही बताया गया कि यहाँ पे चार्ज बैक एक प्रोसेस होता है जो यहाँ पे किसी कंप्लीटेड यूपीआई ट्रांजैक्शन को रिवर्स करता है अगर कोई डिस्प्यूट, फ्रॉड या फिर टेक्निकल एरर हो। उसका बोला गया कि ये रिवर्सल पेयर बैंक इनिशिएट करता है और अगर इम्प्रूव हो जाए तो फिर ट्रांजैक्शन अमाउंट पेयर को वापस मिलता है। आगे बताया गया कि अभी तक रेमिटिंग बैंक्स चार्ज बैक्स T+0 दैट इज सेम डे से इनिशिएट करते थे, जिससे यहाँ पे बेनिफिशियरी बैंक्स के पास ट्रांजैक्शंस रिकंसिल करने का टाइम कम पड़ता था और यहाँ पे उसे काफी रिटर्न रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती थी। साथ ही यहाँ पे कई बार चार्ज बैक्स ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाते थे, जिससे यहाँ पे आरबीआई पेनल्टीज लगता था। नेक्स्ट बोला गया कि नए यूपीआई रूल का इफेक्ट सिर्फ यहाँ पे बल्क अपलोड ऑप्शंस और यहाँ पे यूनिफाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंटरफेस पर होगा और यहाँ पे फ्रंट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑप्शंस इस नए रूल में इंक्लूड नहीं है। उसे बोला गया कि बेनिफिशियरी बैंक्स को अब सफिशिएंट टाइम मिलेगा ट्रांजैक्शन रिकंसिल करने के लिए, ताकि यहाँ पे चार बैंक्स ऑटोमेटिक अप्रूवल ना ले सके। देर हो गया, इतना था इस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, iSpirit launches the PSLAI to strengthen the MSME financing. As per RBI guidelines, banks must allocate at least how much percentage of their adjusted net bank credit to PSL loans? इसका आंसर बताया गया 40%। अब यहाँ पे इस कंट्री में क्या बताया गया, देखिए iSpirit ने यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया लॉन्च किया है, जो पे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1972 के अंदर फॉर्म की गई है। उसके बाद बताया है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर एसोसिएशन ऑफ द इंडिया का लीडरशिप यहाँ पे प्रिया स्मिता गुहा के हाथों में है, जो इसके सीईओ है। साथ ही इसका मैनेजमेंट एक एक्सपीरियंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मदद से होगा। आगे बताया गया कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स के अंडर लोन की अवेलेबिलिटी को बेटर और इजी बनाया जाए। उसके बाद यहाँ पे ये स्पेशली एग्रीकल्चर, एमएसएमईज और अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को फाइनेंस सपोर्ट देने पर फोकस करेगा। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का काम आरबीआई के पीएसएल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेक्टर्स में लोन को प्रमोट करना है। आगे बताया गया कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स में कुछ मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फंडिंग कंपनी शामिल है। इसमें आते हैं उर्गो कैपिटल लिमिटेड, आफ्टर्स द इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, उसके बाद यहाँ पे गेट वांटेज प्राइवेट लिमिटेड, साथ ही यहाँ पे गेट ग्रोथ कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद बताया गया है कि आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक्स को अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का कम से कम 40% पीएसएल लोन्स के लिए एलोकेट करना होता है। इसका मतलब है कि हर साल पीएसएल लोन्स के लिए ₹64 ट्रिलियन एग्रीकल्चर, एमएसएमईज और अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे की सेक्टर्स में दिया जाता है। साथ ही यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर इंडिया के जीडीपी में 29% कंट्रीब्यूट करता है और यहाँ पे टोटल एक्सपोर्ट्स का 45.73% प्रोवाइड करता है। और अभी फाइनेंशियल 24 में एमएसएमई सेक्टर का टोटल क्रेडिट डिमांड ₹138 ट्रिलियन था, लेकिन उनको सिर्फ यहाँ पे 35 ट्रिलियन मिला, यहाँ जो कि ₹103 ट्रिलियन का बड़ा क्रेडिट गैप दिखाता है। यह बोला है कि इसमें सिर्फ 25% एमएसएमई की फाइनेंसिंग नीड्स फॉर्मल सोर्सेज से पूरी होती है, बाकी बिजनेसेस यहाँ पे इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज पर डिपेंड होते हैं। आगे बोला गया कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर एसोसिएशन का एक की ऑब्जेक्टिव है कि वे पीएसएल डिसबर्समेंट को अगले 3 से 5 साल में ₹64 ट्रिलियन से बढ़ाकर ₹130 ट्रिलियन तक ले जाना है। और बोला है कि एमएसएमईज को इनोवेटिव लेंडिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके तैयार होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क बोरोवर्स की क्रेडिट वर्दीनेस एसेस करेगा और वो भी करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द कैश फ्लो डाटा। साथ ही बोला गया कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक नए लेंडर कैटेगरी एस्टेब्लिश करेगा जो पे एनबीएफसी पीएसएल दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फॉर द पीएसएल लोन्स के नाम पे बनाया जाएगा। और बोला है कि ये कैटेगरी एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और यहाँ पे एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जैसे मॉडल्स के सिमिलर होगा। लास्ट में यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर एसोसिएशन के बारे में बताया है। यहाँ पे इसकी सीईओ है द प्रिया स्मिता गुहा, उसका इसके हेडक्वार्टर है इन मुंबई और ये एस्टेब्लिश हुआ था इन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, विच बैंक लॉन्चेस फ्रिक्शनलेस फाइनेंस एक्सेलरेटर प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद द आरबीआईएच एंड एसपीजेआईएमआर? इसका आंसर बताया गया एस बैंक। अब यहाँ पे इस कंट्री में क्या बोला गया, देखिए एस बैंक लिमिटेड जो मुंबई महाराष्ट्र में बेस्ड है, इसने यहाँ पे फ्रिक्शनलेस फाइनेंस एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया। उसके बाद यहाँ पे ये प्रोग्राम रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु और एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई के साथ मिलकर स्टार्ट किया गया और इसका लॉन्च यहाँ पे नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी 2025 को हुआ। साथ ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फिनटेक स्टार्टअप्स की मदद करना है, यहाँ ताकि वो अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सके, इनोवेशन को यहाँ पे स्केल कर सके और यहाँ पे इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा सके। आगे बोला गया कि ये प्रोग्राम कुछ की एरियाज पर फोकस करेगा। हियर फॉर एग्जांपल द डिजिटल लेंडिंग जो पे नए और एफिशिएंट लेंडिंग सॉल्यूशन डेवलप करेगा। साथ ही यहाँ पे एआई पावर रिस्क मैनेजमेंट जो पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके रिस्क असेसमेंट बेटर करेगा
उसके बाद यहाँ पे ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट्स जो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में सिक्योरिटी और यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ाने का काम करेगा। और यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन जो यहाँ पे अंडर सर्व कम्युनिटीज तक यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाने में मदद करेगा। नेक्स्ट बोला है कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट एंड रिसर्च और एस बैंक स्टार्टअप्स को गाइडेंस और रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। साथ ही यहाँ पे एस कनेक्ट प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स को यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को समझाने और यहाँ पे बिजनेस मॉडल डेवलप करने और यहाँ पे फिनटेक कंपनीज, इंडस्ट्री लीडर्स और रेगुलेटर्स के साथ पार्टनरशिप बनाने में मदद करेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, MobiKwik becomes India's first fintech company to roll out CBDC in partnership with the RBI and which bank? इसका आंसर बताया गया एस बैंक। अब यहाँ पे इस कंट्रोल में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बोला गया कि वन MobiKwik सिस्टम लिमिटेड जो गुरुग्राम हरियाणा में बेस्ड है, उसने इंडिया का पहला फुल स्केल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया। साथ ही ये इंडिया की पहली फिनटेक कंपनी है जो ई-रुपए लॉन्च कर रही है। और यहाँ पे ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक लिमिटेड के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। साथ ही बोला गया है कि एस बैंक लिमिटेड सीबीडीसी इश्योरेंस के लिए प्राइमरी स्पॉन्सर बैंक है। उसके बाद यहाँ पे एस बैंक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करेगा यहाँ तक सीबीडीसी ट्रांजैक्शन स्मूथली हो सके। आगे बोला गया है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी यहाँ पे इंडिया में पहली बार दिसंबर 1, 2022 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे पायलट बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल थे। साथ ही यहाँ पे रिटेल ई-रुपी पायलट में 4 सिटीज पार्टिसिपेट कर रही थी। आगे बताया गया कि अप्रैल 2024 में आरबीआई ने नॉन बैंक एंटिटीज को भी डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन ऑफर करने की परमिशन दी। और यहाँ पे अभी 15 बैंक्स जैसे कि एसबीआई, देन कोटक महिंद्रा बैंक, देन एक्सिस बैंक और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट्स प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद यहाँ पे होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट में यहाँ पे 14 पार्टिसिपेंट्स है जहाँ पे बैंक्स और नॉन बैंक एंटिटीज दोनों शामिल है। नेक्स्ट बोला गया कि जनवरी 2025 में बेंगलुरु बेस्ड क्रेड ने एक बीटा वर्जन ई वॉलेट लॉन्च किया जो यहाँ पे टाइगर ग्लोबल एंड पिक 15 के सपोर्ट से डेवलप किया गया। साथ ही यहाँ पे क्रेड का ई वॉलेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक ने साथ में मिलकर डेवलप किया और इसमें येस बैंक स्पॉन्सर बैंक है। उसके बाद यहाँ पे वन MobiKwik के बारे में बताया है कि इसके सीईओ है बिपिन प्रीत सिंह। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा और ये यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, RBI approved establishment of NUCFDC to boost UCBs. NUCFDC received the registration from RBI in February 2024 after raising a paid-up capital of how much crore? इसका आंसर बताया गया 117.95 करोड़। अब यहाँ पे इस कंट्रोल में क्या बोला गया, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टेब्लिश करने की अप्रूवल दी है। साथ ही यहाँ पे नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मेन गोल है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को सपोर्ट करना और उन्हें स्ट्रेंथन करना। उसके बाद यहाँ पे आरबीआई ने NUCFDC को एक यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में भी ऑपरेट करने की अप्रूवल दी है। साथ ही बताया गया कि NUCFDC 2 टाइप की सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसमें पहला है फंड बेस्ड सपोर्ट, उसके बाद है नॉन फंड बेस्ड सपोर्ट। इसमें हमें बताया है कि फंड बेस्ड सपोर्ट में क्या आएगा। यहाँ बोला गया है कि आरबीआई की रेगुलेशंस और गाइडलाइन के हिसाब से नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कैपिटल सपोर्ट देगा और यहाँ पे टेम्परेरी लिक्विडिटी मिसमैच को मैनेज करने के लिए वो यहाँ पे उन्हें सिक्योर्ड क्रेडिट लाइंस भी प्रोवाइड करेगा। साथ ही यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लोन्स के अगेंस्ट वो रीफाइनेंस भी देगा। उसके बाद यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स मैनेज करेगा और यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए वो स्ट्रेटेजिकली फंड्स भी इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट बोला गया है नॉन फंड बेस्ड सर्विस के बारे में। इसमें यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक शेयर्ड आईटी प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा और यहाँ पे ट्रेजरी मैनेजमेंट, पेमेंट और सेटलमेंट सर्विसेज और यहाँ पे ऑपरेशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को चेंजिंग रेगुलेशंस और मार्केट डिमांड्स के हिसाब से एडॉप्ट करने के लिए ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी और एचआर सपोर्ट देगा। आगे बताया गया है कि नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को आरबीआई से रजिस्ट्रेशन मिल गया है फरवरी 2024 में और यहाँ पे इसने ₹117.95 करोड़ का पेड अप कैपिटल रेज किया है। साथ ही यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को आरबीआई से अप्रूवल चाहिए जो तब मिलेगा जब यहाँ पे नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NUCFDC अपना पेड अप कैपिटल ₹300 करोड़ तक इंक्रीज करेगा जो यहाँ पे 7 फरवरी 2025 तक करना होगा। आगे बताया गया कि NUCFDC के चेयरमैन है ज्योतिन्द्र M मेहता और इसके सीईओ है द प्रभात चतुर्वेदी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। क्लियर हो गया, इतना ही था इस कंट्रोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, RDCL receives the RBI approval to transform India's mortgage-based securitization market. What is paid-up capital of RDCL? इसका आंसर बताया गया 500 करोड़।
अब यहाँ पे इस कंट्रोल में क्या बोला गया, यह देखिए मुंबई बेस्ड रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योराइजेशन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया है और बोला है कि इसका पेड अप कैपिटल है ₹500 करोड़। साथ ही यहाँ पे कंपनी मार्च 2025 तक अपने ऑपरेशन शुरू करेगी। उसके बोला गया है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, जैसे कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स और प्रोविडेंट फंड्स। आगे बोला गया कि इसे नेशनल हाउसिंग बैंक ने सेटअप किया है, जो पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। साथ ही यहाँ पे नेशनल हाउसिंग बैंक RMBS RDCL का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। उसके बाद उसको यहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टर का सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज। नेक्स्ट उसका गोल है हाउसिंग फाइनेंस को बूस्ट करना, देन यहाँ पे सिक्योराइजेशन में इन्वेस्टमेंट लाना, नेक्स्ट यहाँ पे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस पॉलिसी को सपोर्ट करना और यहाँ पे की स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेशन करना। आगे बताया गया कि उसके और ऑब्जेक्टिव्स में क्या है। इसमें बोला है कि ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में लिक्विडिटी इंप्रूव करेगा, उसके बाद वो सेकंड लॉस क्रेडिट एनहांसमेंट प्रोवाइड करेगा, यहाँ इससे RMBS मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगा। उसके बाद ये प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को लिक्विडिटी सॉल्यूशन देगा, जो शॉर्ट टर्म फंडिंग इश्यूज सॉल्व करने में मदद करेगा। साथ ही बोला गया है कि वो प्रोसेसेस और डॉक्यूमेंटेशन को स्टैंडर्डाइज करेगा, जिससे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी और यहाँ पे स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट बिल्ड होगा। नेक्स्ट यहाँ पे RMBS मार्केट का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस के लिए नए फंडिंग सोर्सेज लाता है, जो यहाँ पे ट्रेडिशनल फंडिंग मेथड के साथ मिलके हाउसिंग फाइनेंस की डिमांड को पूरा करता है। साथ ही यहाँ पे RMBS प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को कंटिन्यूअस कैश फ्लो प्रोवाइड करता है, जिससे वो और ज्यादा हाउसिंग लोन्स दे सकता है। उसके बाद बोला गया कि ये सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, जिससे पे इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे लॉन्ग टर्म हाउसिंग फाइनेंस ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। यह बोला है कि मार्च 2019 से मार्च 2024 तक इंडिया का आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स ₹17.95 लाख करोड़ से ₹33.19 लाख करोड़ तक बढ़ गया है और यहाँ पे इससे 13.1% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखा गया है, जो हाउसिंग फाइनेंस की बढ़ती हुई डिमांड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लियर है? इतना था इस कंट्रोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, RBI aligns housing finance companies NCD private placement norms with NBFC regulations. As per RBI guidelines, minimum subscription per investor shall be, इसका आंसर बताया गया 20,000। अब यहाँ पे इस कंट्रोल में क्या बोला गया, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के प्राइवेट प्लेसमेंट वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के रेगुलेशंस अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज वाले रेगुलेशन के साथ अलाइन किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पे ये नए गाइडलाइंस सिर्फ नए प्राइवेट प्लेसमेंट वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पर लागू होंगे, जो 1 साल से ज्यादा मैच्योरिटी वाले होंगे। आगे बोला गया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के स्केल बेस्ड रेगुलेशन के हिसाब से कंपनीज को एक बोर्ड अप्रूव पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जो रिसोर्स प्लानिंग और प्राइवेट प्लेसमेंट का प्लानिंग हॉरिजॉन और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेगा। साथ ही यहाँ पे हर इन्वेस्टर के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ₹20,000 होगा। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई होंगे। इसमें यहाँ पे पहली कैटेगरी है जिसमें हर इन्वेस्टर का सब्सक्रिप्शन ₹1 करोड़ से कम होगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरी कैटेगरी है जिसमें हर इन्वेस्टर का मिनिमम सब्सक्रिप्शन ₹1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा होगा। और यहाँ पे अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का सब्सक्रिप्शन ₹1 करोड़ से कम होगा तो एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 200 सब्सक्राइबर अलाउ होंगे। साथ ही ये सब्सक्रिप्शंस पूरे तरीके से सिक्योर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एक फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो पे हाई रेटेड कंपनी इशू करती है ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज किए जा सके। और बोला है कि ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के कंपैरिजन में ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि एलिजिबल इन्वेस्टर्स में इंडिविजुअल्स, बैंक, प्राइमरी डीलर्स, रजिस्टर्ड कंपनीज और अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज आते हैं। साथ ही नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का की फीचर ये है कि ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो इक्विटी या स्टॉक में कन्वर्ट नहीं होते। क्लियर हो गया? इतना था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट अभी कुछ फैक्ट बताया गया। यहाँ बोला है कि RBI ने रिसेंटली $5.1 बिलियन का डॉलर रूपी FX स्वैप ऑक्शन किया है। और यहाँ पे फॉरेक्स स्वैप मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए इसमें RBI डॉलर्स एक्वायर करती है फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और यहाँ पे उन्हें रुपीस देती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, as per information provided by RBI, it resolved how much percentage complaint issued under the RBIS between the April 1, 2023 and March 31, 2024. इसका आंसर बताया गया 95%। अब यहाँ पे इस कंट्रोल में क्या बोला गया, देखिए RBI ने RBIS 2021 के तहत 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक आई यहाँ पे 2.84 लाख कंप्लेंट्स का 95% रिजोल्यूशन कर दिया। और इन कंप्लेंट्स को RBI के 24 ओम्बड्समैन RBI ऑफिसेज और यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर हैंडल करते हैं।
उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ऑफिसर्स ऑफ द आरबीआई ओम्बड्समैन और यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर को टोटल यहाँ पे 9,34,355 कंप्लेंट्स मिली, जब फाइनेंशियल 22-23 की 7,03,544 कंप्लेंट से 32.81% ज्यादा है। साथ ही बोला गया कि ऑफिसर्स ऑफ द आरबीआई ओम्बड्समैन को 2,93,924 कंप्लेंट्स मिली, जो यहाँ पे टोटल कंप्लेंट्स का यहाँ पे 31.46% है। उसके बाद यहाँ पे सीआरपीसी को 6,40,431 कंप्लेंट्स मिली, जो यहाँ पे टोटल का 68.54% है। साथ ही यहाँ पे ऑफिसर्स ऑफ द आरबीआई ओम्बड्समैन की 88.77% कंप्लेंट्स डिजिटल मोड्स जैसे कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल और यहाँ पे सीपी ग्राम से आई। उसके बाद यहाँ पे 57.07% मेंटेनेबल कंप्लेंट्स का रिजोल्यूशन म्यूचुअल सेटलमेंट देन कंसिलिएशन या फिर यहाँ पे मीडिएशन से हुआ। आगे बताया गया कि 40.78% कंप्लेंट्स को सर्विस डेफिशिएंसी ना होने की वजह से डिसमिस कर दिया गया और यहाँ पे सेंट्रलाइज रिसिप्ट और प्रोसेसिंग सेंटर के कंप्लेंट्स में 30.10% का राइज देखने को मिला, या इसमें टोटल 7,60,957 कंप्लेंट्स मिली। साथ ही इसमें से 6,31,876 कंप्लेंट्स नॉन मेंटेनेबल पाई गई और यहाँ पे 1,26,607 कंप्लेंट्स ऑफिसर्स ऑफ द आरबीआई ओम्बड्समैन सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर को असाइन की गई। साथ ही बताया गया कि इंडिविजुअल्स और सीनियर सिटीजन की कंप्लेंट्स 24.09% से बढ़ गई, जब फाइनेंशियल 23 में 2.07 लाख थी और अब फाइनेंशियल 24 में 2.57 लाख हो गई। उसके बाद यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस कैटेगरी में 85,281 कंप्लेंट्स मिली, जो यहाँ पे टोटल का 29.01% है और यहाँ पे पिछले साल से 42.70% ज्यादा है। साथ ही यहाँ पे मोबाइल और नेट बैंकिंग से रिलेटेड 57,242 कंप्लेंट्स मिली, जो यहाँ पे टोटल का 19.48% है और यहाँ पे पिछले साल से 32.61% बढ़ी है। आगे बताया गया कि डिपॉजिट अकाउंट्स ओपन और ऑपरेट करने से रिलेटेड 46,358 कंप्लेंट्स मिली, जो पे टोटल का 15.77% है और यहाँ पे पिछले साल से 34.41% ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड 42,329 कंप्लेंट्स मिली, जो पे टोटल का 14.40% है और पिछले साल से 23.95% बढ़ी है। साथ ही यहाँ पे एटीएम और डेबिट कार्ड से रिलेटेड कंप्लेंट्स 15.7% घट गई, जो एक ही ऐसी कैटेगरी है जिसमें डिक्लाइन देखा गया। उसके बाद बोला गया कि बैंक्स के अगेंस्ट सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स मिली, जो यहाँ पर टोटल कंप्लेंट्स का 82.12% है और यहाँ पर एमबीएफसी के अगेंस्ट 42,699 कंप्लेंट्स मिली, जो यहाँ टोटल कंप्लेंट्स का 14.53% है। साथ ही यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अगेंस्ट सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आई, जो यहाँ पे टोटल का 38.32% है और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अगेंस्ट 34.39% कंप्लेंट्स मिली। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट बैंक के अगेंस्ट 3.08% कंप्लेंट मिली। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक के अगेंस्ट 1.35% कंप्लेंट्स मिली। नेक्स्ट बोला गया कि स्टेट वाइज कंप्लेंट्स में सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड से आई और यहाँ पे इसमें सबसे कम कंप्लेंट्स मिजोरम, नागालैंड, लद्दाख, मणिपुर और यहाँ पे लक्षद्वीप से मिली। आगे बताया गया कि आरबीआई ने ऑब्जर्व किया कि कुछ लेंडर्स अनफेयर इंटरेस्ट चार्जिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। एग्जांपल यहाँ पे कुछ बैंक्स लोन सैंक्शन डेट या फिर यहाँ पे लोन एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन डेट से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल डिसबर्समेंट डेट से नहीं। और यहाँ पे अगर लोन चेक के थ्रू दिया गया तो फिर इंटरेस्ट चेक की डेट से चार्ज किया गया, चाहे या कस्टमर को चेक देर से मिला हो। नेक्स्ट यहाँ पे आरबीआई अपीलेट अथॉरिटी के पास फाइनेंशियल 24 में 82 अपील्स आई। इसमें से यहाँ पे 72 अपील्स कंप्लेनेंट की तरफ से थी और यहाँ पे 10 अपील्स रेगुलेटरी एंटिटीज की तरफ से थी। उसके बाद यहाँ पे आरबीआई के कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने उत्कर्ष 2.0 के अंदर फाइनेंशियल 25 के गोल सेट किया है, जहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ग्रीवेंस रिड्रेस इंप्रूव करने पर फोकस करेंगे। आगे बताया गया कि यहाँ पे रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम यहाँ पे नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, जो पहले के 3 ओम्बड्समैन स्कीम को इंटीग्रेट करता है। ये थे बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, उसके बाद यहाँ पे ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी 2018, उसके बाद यहाँ पे ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन दैट इज 2019। नेक्स्ट यहाँ पे रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम एक यहाँ पे अल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो यहाँ पे कॉस्ट फ्री ग्रीवेंस सॉल्यूशन देता है अगर यहाँ पे रेगुलेटरी एंटिटीज 30 दिन के अंदर कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं करते हैं तो। क्लियर हो गया? इतना था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया टाइटन्स नॉर्म फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी अंडर द PSS Act 2007 अंडर सेक्शन 30 ऑफ द PSS Act RBI कैन इम्पोज ए पेनल्टी ऑफ अप टू -lakh और year twice द अमाउंट इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रावेंशन whichever इज हायर। इसका आंसर है ₹10 लाख। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला है, देखिए आरबीआई ने PSS Act 2007 के अंडर मॉनेटरी पेनल्टीज और ऑफेंसेस कंपाउंड करने के रूल्स और स्ट्रिक्ट कर दिए हैं
और यहाँ पे नए रूल्स आरबीआई के एनफोर्समेंट एक्शन को कंसोलिडेट और रैशनलाइज करने के लिए लाए गए हैं। साथ ही ये फ्रेमवर्क पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स और बैंक्स पर लागू होगा। उसके बाद बोला गया कि इसमें अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस और पेनल्टी कवर किए गए हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई बिना ऑथराइजेशन पेमेंट सिस्टम ऑपरेट करे, उसके बाद यहाँ पे अगर कोई प्रोहिबिटेड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे, या फिर अगर कोई आरबीआई द्वारा लगाई गई पेनल्टी को टाइम पर ना भरे। आगे बताया गया कि सेक्शन 30 के अंदर आरबीआई अब यहाँ पे 10 लाख तक या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट का डबल जो भी ज्यादा हो उतना पेनल्टी लगा सकता है। और इसमें यहाँ पे पहले मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख थी, जो यहाँ पे जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजंस एक्ट 2023 के बाद बढ़ा दी गई है। जनवरी 2024 से लागू हो चुका है। साथ ही बताया गया कि अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर डिफॉल्ट बार बार होता है तो फिर यहाँ पे 25,000 पर डे का एडिशनल पेनल्टी लग सकता है जब तक कंप्लायंस नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 31 के अंदर आरबीआई का एक ऑथराइज ऑफिसर कॉन्ट्रीब्यूशंस कंपाउंड कर सकता है। और यहाँ पे अगर ऑफेंस सिर्फ इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों के साथ पनिशेबल हो तो उसको कंपाउंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बताया गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो मॉनेटरी पेनल्टीज लगाएगी और कॉन्ट्रीब्यूशंस कंपाउंड करेगी। साथ ही इसका प्रोसेस आरबीआई के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का सेंट्रल ऑफिस हैंडल करेगा। उसके बाद इस कमेटी में कौन से लोग होंगे? इसमें आते हैं 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन एक रीजनल डायरेक्टर और 2 सीनियर ऑफिसर्स जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के रीजनल ऑफिस में होंगे। उसके बाद बताया गया है कि पेनल्टी डिसाइड करने के लिए ये कौन से फैक्टर देखे जाएंगे। इसमें पहला है वायलेशन कितना सीरियस है, नेक्स्ट वायलेशन करने का इंटेंशन क्या है, साथ ही अगर कोई मिटिगेशन फैक्टर्स है तो उनको भी कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंपाउंडिंग अमाउंट भी इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा और यहाँ पर कंपाउंडिंग अमाउंट कैलकुलेटेड पेनल्टी से 25% कम हो सकता है। साथ ही अगर 5 साल के अंदर सेम कॉन्ट्रावेंशन रिपीट होता है तो फिर यहाँ पे कंपाउंडिंग अमाउंट 50% तक बढ़ा जा सकता है लीगल लिमिट्स के अंडर। आगे बोला गया कि पेनल्टी या फिर कंपाउंडिंग अमाउंट ऑर्डर डेट के 30 दिन के अंदर पे करना होगा और अगर डेडलाइन तक पेनल्टी नहीं होती तो फिर आरबीआई सेक्शन 8, सेक्शन 30 या फिर सेक्शन 33 ऑफ द पीएसएस एक्ट 2007 के अंडर एक्शन ले सकता है। साथ ही बोला गया कि आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि सिर्फ मटेरियल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर एनफोर्समेंट एक्शन लिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई माइनर प्रोसीजरल लैप्स होता है तो फिर उससे मॉनेटरी पेनल्टी या फिर कंपाउंडिंग नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? इतना था इस कंटेफर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, आरबीआई रिलीज पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट। एज पर द रिपोर्ट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स हैज रीच्ड टू, इसका आंसर बताया गया 445.50। अब यहाँ पे इस कंटेफर में क्या बोला गया? देखिए, आरबीआई ने दिसंबर 2024 का पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट पब्लिश किया। साथ ही इस रिपोर्ट में लास्ट 5 कैलेंडर ईयर्स के पेमेंट ट्रांजैक्शन का एनालाइज किया गया। उसके बाद इसमें पेमेंट इकोसिस्टम के मेजर डेवलपमेंट्स और यहाँ पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर स्पेशल फोकस किया गया और आगे से ये रिपोर्ट हर 6 महीने में एक बार आरबीआई की वेबसाइट पर पब्लिश होगी। आगे बोला गया कि डिजिटल पेमेंट्स में तेजी से ग्रोथ हुई है और यहाँ पर ट्रांजैक्शन का नंबर 222 करोड़ से 20,787 करोड़ हो गया है। साथ ही पिछले 5 साल में डिजिटल पेमेंट 6.7x वॉल्यूम और यहाँ पे 1.6x वॉल्यूम में बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे 5 ईयर कंपाउंड एनुअल रेट वॉल्यूम के लिए 45.9% और वैल्यू के लिए 10.2% है। साथ ही बोला गया कि क्रेडिट कार्ड डबल हो गए और अब दिसंबर 2019 में 5.53 करोड़ से बढ़कर अब दिसंबर 2024 में 10.80 करोड़ हो गए। उसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड्स के नंबर्स थोड़े बड़े, या बोला है कि दिसंबर 2019 में 80.53 करोड़ से दिसंबर 2024 में 99.09 करोड़ हुए हैं। साथ ही यहाँ पे रिटेल डिजिटल पेमेंट्स 163 करोड़ से बढ़कर 16,416 करोड़ हो गए, जो 12 साल में 100x ग्रोथ है। नेक्स्ट बताया गया कि यूपीआई इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम का मेजर पार्ट बन गया और यहाँ पे यूपीआई का शेयर टोटल डिजिटल पेमेंट्स वॉल्यूम में 34% से बढ़कर 83% हो गया है। उसके बाद यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शंस 375 करोड़ से 17,221 करोड़ तक बढ़ गए हैं। साथ ही यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू 5.86 लाख करोड़ से 246.83 लाख करोड़ तक पहुंच गई है और यहाँ पे 5 ईयर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वॉल्यूम के लिए 89.3% और वैल्यू के लिए 86.5% है। उसके बाद यह बोला गया है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो पेमेंट सिस्टम ग्रोथ को मेजर करता है वो यहाँ पे पिछले 6 साल में 4x बढ़ गया। साथ ही यहाँ पे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च 2018 में जो यहाँ पे मार्च 2024 तक 445.50 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आरबीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को इम्प्रूव कर रहा है और यहाँ पे यूपीआई को दूसरे देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम से लिंक कर रहा है और बोला है कि फरवरी 2023 में इंडिया का यूपीआई सिंगापुर के पे नाउ के साथ लिंक किया गया। आगे बोला गया कि इंडिया प्रोजेक्ट नेक्सस का हिस्सा बन गया है जो पे एशियन देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम्स को जोड़ने का इनिशिएटिव है और इस नेक्सस प्रोजेक्ट्स में मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल है और ये यहाँ पे जून 30, 2024 का एग्रीमेंट साइन किया गया। साथ ही बोला गया कि ये प्रोजेक्ट BIS इनोवेशन हब सिंगापुर ने कंसोलिडेट किया जो यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को कनेक्ट करेगा।
उसके बाद बोला गया है कि इंडियन यूपीआई एप्स को अब यहाँ पे क्यूआर कोड के थ्रू मर्चेंट पेमेंट्स के लिए अलग अलग देशों में यूज किया जा सकता है। अब इसमें भूटान, फ्रांस, मॉरिशियस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यहाँ पे यूएई में यूपीआई पेमेंट्स पॉसिबल है। आगे बोला गया कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 आरबीआई को पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट और यहाँ पे सुपरवाइज करने की पावर देता है। उसके बाद ये एक्ट आरबीआई को पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर का लाइसेंस या ऑथराइजेशन देने का अधिकार भी देता है। साथ ही बताया गया कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स में सीसीआईएल दैट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनपीसीआई दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे एंटिटीज शामिल है। और इसमें बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरवाइजेशन ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स के चेयरमैन आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा है। नेक्स्ट बताया गया कि जनवरी 2025 में आरबीआई ने रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम का रिपोर्ट रिलीज किया। वहां बोला गया कि अप्रैल 1 2023 से मार्च 31 2024 के बीच आरबीआई ने 2.84 लाख कंप्लेंट सॉल्व की, जो पे 95.10% डिस्पोजल रेट है। और इसमें टोटल 9,34,355 कंप्लेंट्स आरबीआई ओम्बड्समैन ऑफिसेज और यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर को मिली। आगे बताया गया कि पेमेंट सिस्टम 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए और यहाँ पे इसमें पहला ब्लू है जहाँ पे आता है आरटीजीएस, एनईएफटी और सीटीएस। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन है जहाँ पे आता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। देन यहाँ पे भारत बिल पेमेंट सिस्टम। साथ ही यहाँ पे है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। उसके बाद इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज और यहाँ पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यहाँ पे आगे रेड है जिसमें आते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, देन डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स और यहाँ पे एमएसएमई फाइनेंसिंग, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम शामिल है। क्लियर हो गया? इतना था इस कंटेंट में। अब हम बचे हुए आरबीआई के रिलेटेड वन लाइनर फैक्ट देखेंगे। देखिए यहाँ बोला है कि आरबीआई ने रिसेंटली 33.60 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है ऑन द फेडरल बैंक लिमिटेड एंड द करूर वैसा बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट है वो फैक्ट बताया क्या? यह बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में रेस्ट्रिक्शन लगाई है फॉर इशूइंग न्यू लोन्स एंड सस्पेंडेड डिपॉजिट विड्रॉल्स अमिड द सुपरवाइजरी कंसर्न्स। उसके बाद एक और फैक्ट बताया गया। यह बोला है कि आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 56 और अब सेक्शन 36 ट्रिपल ए का पावर यूज करके न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड कर दिया। उसके बाद और फैक्ट बताया गया। यह बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वाकरंगे लिमिटेड को ऑथराइज किया है यहाँ की वो व्हाइट लेवल एटीएम्स को सेटअप, ओन और ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद और फैक्ट बताया गया। यह बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक से रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिया है। इससे अभी वो न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं और उन्हें नए क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। उसके बाद और फैक्ट बताया गया। यह बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जूलिया इन्वेस्टमेंट्स को परमिट किया है यहाँ की वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपने स्टेक को रेस कर सकती है। उसके बाद और फैक्ट बताया गया। यह बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 बैंक्स और एक एनबीएफसी में पेनल्टी लगाई है। वो बैंक्स थे नैनीताल बैंक लिमिटेड, उसके बाद यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, साथ ही यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। उसके बाद और फैक्ट बताया गया। यह बोला है कि आरबीआई ने पीडी सिंह को अप्रूव किया है एज अ सीईओ ऑफ द स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया। उसके बाद और फैक्ट बताया गया। यह बोला है कि एचएसबीसी इंडिया को आरबीआई से अप्रूव मिला है कि वो यहाँ पे की सिटीज में 20 नए ब्रांचेस एस्टेब्लिश कर सकती है। उसके बाद और फैक्ट बताया गया। यह बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को और बाकी रेगुलेटेड एंटिटीज को मैंडेट किया है कि अगर उन्हें किसी कस्टमर को यहाँ पे ट्रांजैक्शनल कॉल करने हैं तो फिर उन्हें 1600 के नंबरिंग सीरीज यूज करना पड़ेगा, और अगर उन्हें कस्टमर्स को प्रमोशनल कम्युनिकेशन करना है तो फिर उन्हें 140 का सीरीज यूज करना पड़ेगा। देर हो गया। उसके बाद और फैक्ट बताया गया। यह बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 मेजर बैंक से पेनल्टी लगाई है यहाँ जिन्होंने रेगुलेटरी गाइडेंस को फॉलो नहीं किया। वो बैंक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक। नेक्स्ट और फैक्ट बताया गया। यह बोला है कि 121 फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो इंडिया की पहली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उसने यहाँ पे पार्टनरशिप की है विद द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। उसके बाद यहाँ पे परफ्यूज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और साथ में मिलकर वो डेवलप करना चाहते हैं जेम सायर 2.0। उसके बाद और फैक्ट बताया गया। यह बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग सिस्टम में 1.5 लाख करोड़ का इंजेक्शन अनाउंस किया है। उसके बाद और फैक्ट बताया गया। यह बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एवीएम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद और फैक्ट बताया गया। यह बोला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड में पेनल्टी लगाई है। उसके बाद और फैक्ट बताया गया।
ये बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के मर्जर को अप्रूवल दिया है। वो मर्जर है ऑफ द सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और यहाँ पे TJSB सहकारी बैंक लिमिटेड। उसके बाद और क्या बताया गया, ये बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स निकाला है जिससे वो टेस्ट करेंगे ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी अंडर द थीम ऑफ द रिटेल पेमेंट्स। और यहाँ ये भी बोला है कि एक्सटो इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट किया गया है टू पार्टिसिपेट इन द टेस्ट फेज ऑफ दिस इनिशिएटिव। देर हो गया। सो ये था हमारा फरवरी मंथ का आरबीआई नाउ, जहाँ पे हमने आरबीआई के रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए। अब यहाँ पे इसका वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? देखिए हमारे अफेयर्स मैन आरबीआई के यूट्यूब चैनल में आपको यहाँ पे सब्सक्राइब बटन में ज्वाइन बटन दिएगा। यहाँ पे उस ज्वाइन बटन में आपको आरबीआई मंथली करंट अफेयर्स एंड एसआईटी का ग्रुप दिएगा। उस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।